तो कन्या लगन वाले जातकों के लिए अभी हम बात कर रहे हैं। अगर आपका इसी प्रकार से 6 नंबर लिखा है आपकी लगन कुंडली में, तो आपका कन्या लगन ही है। और ये हम बात कर रहे हैं नवंबर के महीने की। नवंबर का महीना जो अभी आने ही वाला है, ये किस प्रकार से आप अपने लिए प्लान करोगे, आपकी सेहत को लेकर अगर देखा जाए, आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर, आपके करियर को लेकर, या आपके बाकी जो अन्य काम हैं उनको लेकर भी अगर देखा जाए, तो यहाँ पे कुछ इसी प्रकार की प्लेसमेंट आपको दिखेगी जैसे कि आपको चार्ट में दिख रही है। नवंबर का कुछ इसी हिसाब से गोचर अप्लाई होगा आपके चार्ट में। सबसे पहले यहाँ हम गोचरीय जो स्थितियां उनको देखेंगे, उसके बाद चार्ट की प्लेसमेंट के आधार पर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं गोचर में सूर्य की। सूर्य 16 नवंबर तक तुला राशि में गोचर करेंगे, इसके बाद ये वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और 26 नवंबर से ये वक्री होने जा रहे हैं, ये वृश्चिक में ही वक्री होंगे। शुक्र 7 नवंबर से धनु राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग पूरे महीने ही धनु राशि में ही रहेंगे। मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे, जहां वो नीच की स्थिति में है। बृहस्पति वृषभ में अभी वक्री चल रहे हैं और शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं। 15 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे कुंभ राशि में। चंद्रमा 1 नवंबर को तुला राशि में हमें देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु कन्या राशि में। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे इसका वास्तविक जो प्रभाव है वो आपको कैसा देखने को मिल सकता है आपके चार्ट के हिसाब से, अगर इसको देखा जाए। सबसे पहले यहाँ लग्नेश की बात करेंगे। लग्नेश जो कि बुध हैं और वही आपके 10th लॉर्ड भी हैं, तो बुध के गोचर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कैरियर पर। अब बुध की स्थिति को अगर देखा जाए तो ये तीसरे भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं इस मंथ में, और ये यहाँ पे वक्री होने वाले 26 नवंबर से, तो लगभग मंथ एंड में ही वक्री होंगे। यहाँ का जो बुध है आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करेगा अपने काम में कम्युनिकेशन का यूज करने के लिए, आपके एफर्ट्स को आसान बनाने के लिए। और यहाँ का बुध आपको काफ़ी ज़्यादा चालाक और चतुर बनाएगा और बातों को गढ़ने में या बातों को बोलने में आप काफ़ी माहिर होंगे। तो आप अपनी जो स्किल है खुद की, अपनी किसी भी प्रकार की स्किल, चाहे वो आपकी मेंटल स्किल है या आपकी कोई भी क्रिएटिव स्किल है, उसका उपयोग अपने करियर में और खुद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर सकेंगे। यहाँ बुध बहुत सारे अनेक जो कार्य हैं उनमें आपकी रुचि दे सकता है, जैसे कि सिंगिंग वगैरह में रुचि दे सकता है, पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा रुचि दे सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने और उस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक पहुँचाने में भी मदद कर सकता है। अब क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी मंगल इस मंथ में नीच की स्थिति में आ रहे हैं, इसलिए आपको भाई बहनों के या पड़ोसियों के या जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके साथ रिलेशंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ हो सकता है कि बुध की वजह से आपका कोई तर्क वितर्क हो अपने भाइयों के साथ या अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ। बुध की दृष्टि यहाँ से रहेगी गुरु पर। गुरु अभी वक्री है खुद भी, और यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है वो भी बुध पर रहेगी। तो आमने सामने दोनों के होने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी, उस इन्फॉर्मेशन को दूसरों तक भी आप काफ़ी आसानी से पहुंचा सकेंगे। तो यहाँ अपनी खुद के ज्ञान को बढ़ाने, खुद की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। फिर बुध 10वें घर के स्वामी है, तो आप अपनी जो चालाकी है, चतुराई है, या अपनी कोई भी प्रकार की स्किल है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर में करिएगा। तो बुध की बहुत ही अच्छी स्थिति हमें यहाँ दिखाई पड़ रही है, और बुध के वक्री हो जाने के बाद भी आप काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग हो जाएंगे। वक्री होने का मतलब है कि आपको बुध किसी भी काम को करने को लेकर बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, और उनमें से आप कौन सा ऑप्शन अपने लिए सही प्रकार से चुन सकेंगे, ये आपके लिए थोड़ी सी चुनौती बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं शुक्र। शुक्र दूसरे घर के स्वामी है और 9वें घर के स्वामी है। इनका गोचर 4th हाउस में हो रहा है। तो अपनी फैमिली के साथ अगर आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर पे जाना चाहते हैं, कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, तो ये सर्वोत्तम समय रहेगा इस मंथ में आपके लिए। अब यहाँ शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन योग जैसी स्थिति बन रही है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा कह सकते हैं। यहाँ पे शुक्र का यहाँ आना आपके भौतिक सुखों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करेगा, और गुरु हालांकि वक्री जरूर है, लेकिन फिर भी अगर आपके चार्ट में गुरु बहुत अच्छी स्थिति में, तो निश्चित ही यहाँ शुक्र आपके भौतिक सुखों को बढ़ाएगा, परिवार के साथ को बढ़ाएगा। परिवार का अच्छा सहयोग मिलने से आपको कैरियर में कुछ हद तक स्टेबिलिटी आएगी, और करियर में भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे। पर मेनली जो घर की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं, उनके प्रति आप बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहेंगे। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने परिवार के साथ बिता सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा धन संपत्ति अर्जित कर सकेंगे। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत नेम फेम भी अर्जित कर सकेंगे। शुक्र का दृष्टि यहाँ से आपके 10th हाउस पे रहेगा। अगर आपका
शुक्र से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का प्रोफेशन है, धन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, जैसे कि आप पैसे के लेन देन से संबंधित या नकदी का अगर कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको शुक्र काफ़ी ज़्यादा फेवर कर सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और मंगल के बारे में बात करेंगे। मंगल तीसरे भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी होकर वो नीच की स्थिति में आ रहे हैं आपके 11वें भाव में। नीच का मंगल यहाँ थोड़ा सा जो है आपको ज़्यादा उग्र बना सकता है, थोड़ा ज़्यादा चालाक चतुर बना सकता है। और उग्रता मंगल इसलिए भी देंगे क्योंकि मंगल फिजिकल एनर्जी के कारक है और यहाँ उनकी दृष्टि भी आपके पंचम पर है, तो आपका मानसिक रूप से शारीरिक रूप से दोनों ही प्रकार से उग्र होना तय है। यहाँ फिर क्योंकि मंगल का जो दृष्टि रहता है वो भी वाणी स्थान पे रहता है, इसलिए वाणी को लेकर भी आप उतने ही ज़्यादा उग्र रह सकते हैं। तो यहाँ आपको एनर्जी को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब क्योंकि मंगल तीसरे भाव के स्वामी है, खुद तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति को अर्जित करने के लिए अपना एफर्ट लगाएंगे और वो एफर्ट आपका बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। पर यहाँ आपके जो दोस्त हैं, कुछ आपके बड़े भाई या आपके जो भी दोस्त हैं, उनके साथ थोड़ा विवाद या उनके साथ किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा आपका रह सकता है। मंगल के यहाँ होते हुए वास्तव में मंगल 8वें घर के स्वामी हैं, तो 8वें घर के थ्रू भी आपको काफ़ी ज़्यादा गेन दे सकते हैं और ऐसा मंगल आपको काफ़ी सडन गेन दे सकता है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, आपने किसी भी प्रकार का ऐसा डिसीजन लिया, लॉटरी सट्टा वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह, तो आपको काफ़ी सडन इनकम होने के चांसेस हैं यहाँ पे। मंगल का ये स्थिति ये दिखाता है कि वास्तव में आप बहुत ज़्यादा लालची बन सकते हैं, रिश्तों को लेकर भी और धन को लेकर भी। तो यहाँ अपनी प्रवृत्ति पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मंगल का दृष्टि वाणी स्थान पर तो है ही, इनका दृष्टि आपके 5वें और 6ठे भाव दोनों पर ही है। ऐसे में मंगल यहाँ जब 6ठे भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके मार्ग में जितने प्रकार की बाधाएं आ रही हैं, चाहे आपके कैरियर में, डेली लाइफ में, या धन को लेकर, संपत्ति को लेकर, किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर लीगल केस वगैरह चल रहा है, तो उसको हटाने का काम करेंगे यहाँ पर मंगल। अब क्योंकि मंगल की दृष्टि 5वें भाव पर भी है, तो संतान के साथ कुछ हद तक रिश्ते बिगड़ने की संभावना और ज़्यादा से ज़्यादा आपके मन को उत्साहित करेंगे। ये उत्साह जो रहेगा थोड़े समय के लिए रहेगा और आप काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिव नजर आएंगे इस मंगल के गोचर में। फिर बात करते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर आपके 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड हैं। ये 9th हाउस में फिलहाल गोचर कर रहे हैं। ये वक्र स्थिति में है, तो अपने घर के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए आपको कोई भी लंबे समय के लिए कोई प्लानिंग करनी है आने वाले 2 साल 3 साल के लिए, तो वो आप अभी कर सकते हैं। आपकी हायर एजुकेशन के लिए कोई प्लान करना है या आपको विदेश जाना है, विदेश में सेटल होना है, तो भी आप प्लान कर सकते हैं। गुरु का दृष्टि आपके लगन पे रहेगा। यहाँ गुरु वक्री रहने से शायद आप उतने अच्छे से गुरु की जो क्षमताएं हैं उनका बेहतर उपयोग नहीं कर सकेंगे, पर केतु के साथ इनका संबंध बनेगा। केतु के साथ संबंध बनेगा तो आपके लिए रिसर्च करना, अकल्ट या कोई भी ऐसा फील्ड जहाँ पे आप तंत्र मंत्र से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, कोई साधना सिद्धि वगैरह कर रहे हैं, तो आपको फायदा मिलेगा। गुरु का दृष्टि फिर जैसे कि 3rd हाउस पे भी है, वो हमने डिस्कस किया जब हम बुध के बारे में भी बात कर रहे थे। तो यहाँ आपको गुरु थोड़ा हेल्प करेंगे आपके कम्युनिकेशन में और आपकी एजुकेशन में, आपके ज्ञान को बढ़ाने में, आपकी बहुत सारी क्षमताओं को डेवलप करने में। इनका दृष्टि फिर आपके पंचम भाव पे रहेगा। पंचम भाव पे रहेगा तो यहाँ मंगल का दृष्टि भी है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना पड़ेगा। जल्दबाज आपको नहीं बनना है। किसी भी डिसीजन में आप अपनी बुद्धि या अपनी योग्यता का पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ गुरु का एस्पेक्ट जो पड़ रहा है वो आपके लिए फेवर करेगा। फिर बात करते हैं शनि के बारे में। शनि जो कि आपके 5वें और 6ठे भाव के स्वामी, अब शनि क्योंकि मार्गी होने जा रहे हैं, मार्गी ये 15 तारीख के बाद होंगे, तो 15 तारीख से पहले पहले अगर आपके ऊपर कोई भी लीगल मैटर चल रहा है, कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चल रहा है, उसको निपटाने की कोशिश करिएगा। शनि अब तक बहुत अच्छी स्थिति में थे यहाँ पर क्योंकि वक्री थे, और वक्री शनि आपको कभी भी किसी भी काम में ज़्यादा डिले नहीं करते, लेकिन अब ये मार्गी होने जा रहे हैं, तो मार्गी काल के बाद भी कुछ हद तक ये आपके लिए फेवरेबल बने रहेंगे। ऐसा शनि आपको विदेश टूर या विदेश यात्रा दे सकता है, अपनी संतान की बहुत ज़्यादा चिंता देगा, संतान के प्रति आपको काफ़ी डेडिकेशन देगा, अनुशासन भी बहुत ज़्यादा देगा। अपने एक तो जो वर्क प्लेस है आपका, उसके बदलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वर्क प्लेस के साथ साथ आपके अपने बॉस के साथ और अपने कलीग्स के साथ भी रिश्ते में दरार आने की संभावना या रिश्तों में कुछ ना कुछ बदलाव आने की संभावना भी यहाँ नजर आती है। इनकी दृष्टि रहेगी आपके 8th हाउस पे, तो ऐसा शनि अब लगभग आपको जो भी गेन होना था, अभी तक शनि इतना कोई रुकावट नहीं डाल रहे थे, अब हो सकता है कि आपका कहीं से पैसा ब्लॉक हो जाए, आपको कोई पैसे का नुकसान हो जाए, या आपको कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी तो उससे कोई विशेष फायदा ना हो।
यहाँ पर आपके सास ससुर के साथ या आपके जो माता पिता के साथ अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई काम है धन संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, तो वहाँ भी थोड़े से रुकावट आएगी। शनि का दृष्टि आपके 12वें भाव पे तो आपके जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप को प्रभावित करेगा, आपके फॉरेन टूर या फॉरेन सेटलमेंट को प्रभावित करेगा और आपको ज़्यादा समय देना पड़ सकता है अपने काम को, या कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं शनि के यहाँ होते हुए। फिर इनकी दृष्टि है तीसरे भाव पे। तीसरे भाव पे दृष्टि होने की वजह से यहाँ पर शनि आपको ज़्यादा मेहनत करवाएंगे, ज़्यादा एफर्ट करवाएंगे, तो अब आपको हार्डवर्क करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयार रहना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा का गोचर देखेंगे तो शुरुआत में इनका गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा। अब ये क्योंकि 11वें भाव के स्वामी यहाँ इनकी स्थिति है तो ये धन संपत्ति के लिए अच्छा है, परिवार के साथ के लिए अच्छा है, यानी इस मंथ के स्टार्टिंग में आपका कुछ परिवार के साथ रहने का मौका बन सकता है, जहाँ ज़्यादातर समय आप अपने परिवार के साथ स्पेंड कर रहे हैं, अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे। लगभग ये स्थिति 2-3 दिन के लिए बनेगी, तो आप अपने परिवार के साथ इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर क्योंकि सूर्य साथ हैं तो सूर्य साथ होने की वजह से आपके कुछ बड़े खर्चे होने की संभावना, किसी भी प्रकार के दान पुण्य के लिए या किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक कार्य के लिए, पूजा पाठ वगैरह के लिए कुछ खर्चे होने की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ वाणी को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति है। चंद्रमा का जो प्रभाव है वाणी पर बहुत अच्छा रहेगा। कुछ हद तक अगर आप अपनी वाणी के माध्यम से कोई भी क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, सिंगिंग वगैरह कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी फायदा होगा। चंद्रमा उसके बाद यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे। लगभग 4 तारीख के आसपास इनकी स्थिति बनेगी आपके 3rd हाउस में, जहाँ पर आपको चंद्रमा ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करवाएंगे धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए और थोड़ा सा ज़्यादा आपको चिंता देंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और चंद्रमा आपको काफ़ी ज़्यादा चंचल भी बनाएंगे यहाँ होते हुए। लेकिन ऐसा चंद्रमा पढ़ने लिखने के लिए या कुछ ना कुछ नई इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए या कुछ लिखने के लिए, जैसे कि आप एक अच्छे राइटर हैं, एक अच्छे कवि, तो आपकी काफ़ी मदद करेंगे यहाँ पे। उसके बाद चंद्रमा प्रवेश करेंगे 4th हाउस में। 4th हाउस में चंद्रमा के प्रवेश से आप अपने घर वालों के साथ फिर से समय बिताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय देंगे अपनी माता जी को, अपने पिता को या अपने परिवार के सदस्यों को। तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है अपने घर परिवार को लेकर। फिर चंद्रमा का प्रवेश होगा आपके 5वें भाव में, जहाँ पर वो अपने से बिल्कुल ऑपोजिट रहेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो गुस्सा है वो भड़केगा, आपको किसी भी डिसीजन को लेने को लेकर जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य 12वें भाव के स्वामी हैं और शुरुआत में लगभग 16 तारीख तक लगभग यहाँ सूर्य रहेंगे। तो ये कोई ना कोई बड़ा खर्चा दिखाता है। फैमिली के साथ आप एंजॉय करेंगे, थोड़ा ज़्यादा स्पेंड करेंगे, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाएंगे और आप हो सकता है कि अगर विदेश में हैं तो विदेश से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, अर्निंग्स अच्छी होगी और फैमिली के साथ ये कुछ हद तक ये बोल सकते हैं कि समय बिताने का है, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा हावी होते हुए नजर आएंगे सूर्य के यहाँ होते हुए। फिर सूर्य का यहाँ से दृष्टि भी रहेगा आपके 8वें भाव पे, लेकिन ऐसा सूर्य आपको काफ़ी ज़्यादा गेन देगा 8th हाउस के थ्रू। यहाँ आपको माता पिता से कुछ सहयोग मिल सकता है या माता पिता से धन संपत्ति के मामले में फ़ायदा हो सकता है। फिर सूर्य का प्रवेश होगा 3rd हाउस में, जहाँ वो आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाते हैं। यहाँ स्थित सूर्य आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवाएंगे और काफ़ी हार्ड वर्किंग बनाएंगे। आपके लिए लगभग हर काम को करना काफ़ी आसान होता चला जाएगा। सूर्य का यहाँ दृष्टि रहेगा आपके 9th हाउस पे, तो आपको हायर एजुकेशन को लेके, किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक टूर को लेके अगर लंबी दूरी की यात्रा करनी है तो सूर्य आपकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ हेल्प करेंगे। तो ये आपके लिए कुछ हद तक ऐसा गोचर रहने वाला है। और यहाँ हम राहु केतु के बारे में कोई भी विशेष चर्चा नहीं करेंगे, इनके बारे में काफ़ी बार पहले चर्चाएं कर चुके हैं। अब देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से अच्छे दिन और कौन कौन से खराब दिन आपको इस मंथ में दिखाई दे सकते हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात करें तो कन्या लगन वालों के लिए 5, 6, 16 से 21 तक और 27 से 29 तारीख तक ये बेहद अच्छे दिन माने जा सकते हैं आपके लिए इस मंथ में। तो आपको कोई भी अपना बहुत महत्वपूर्ण काम जो कि आपको प्लान करना है, आप इन दिनों में प्लान कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से खराब दिन हैं जो आपको थोड़ा परेशानी में डाल सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब कुंभ में होगा तो 9 से 11 तक ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा चंचलता अपने मन में देखने को मिलेगी। आप स्टडी वगैरह अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अपने काम पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको काफ़ी सारे इश्यूज रहेंगे डेली लाइफ को लेकर भी और अपनी हेल्थ को लेकर भी। चंद्रमा का गोचर जब एरीज में होगा यानी आपके 8वें भाव में, तो 14 और 15 को इस समय आपसे कोई गलत डिसीजन हो सकता है। अचानक से आप कोई अपने धन संपत्ति को लेकर ऐसा फैसला ले सकते हैं जहां पर आप थोड़े से परेशान नजर आएंगे। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12वें भाव में होगा यानी
लियो साइन में यानी सिंह राशि में, तो 22 से 24 तारीख तक ये आपके लिए कोई बड़े खर्चों का समय हो सकता है, या अपने घर परिवार के लिए या अपनी माता जी के लिए आप कोई बड़ा खर्चा कर सकते हैं। खुद की हेल्थ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा 22 से 24 तारीख तक। तो ये कुछ खराब दिन है आप लोगों के लिए। अब हम पूरा यहाँ डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।